Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you all are fine. And मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये मैं एक वीडियो मिड टर्म की एग्जाम की प्रिपरेशन की वाले से बना रही हूँ। अब पूरे सेमेस्टर कुछ पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस वक्त टेंशन में होंगे। उनकी टेंशन को रिलीज करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि और ये गाइड करने के लिए कि उनको एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेपर का पैटर्न क्या है। हमारे जो थ्योरी का पैटर्न पेपर हुआ वो 20 मार्क्स का है, और एमसीक्यूज है हमारे 10 मार्क्स के। एमसीक्यूज की एक्सेल फाइल मैं आपसे गूगल क्लासरूम पे शेयर कर चुकी हूँ। उसमें तकरीबन 50 एमसीक्यूज हैं, जिसमें से 10 एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। ज्यादातर टॉपिक्स ऐसे ही हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, सिर्फ लास्ट के 2 एमसीक्यूज ऐसे हैं डेडलॉक के वो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, और अब मैं पढ़ाऊंगी तो ज़रा देर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स जमा हो जाएंगे, इसलिए उस टॉपिक को मैंने रोक दिया। तो वो टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसके 2 एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं उसके अंदर, तो वो 2 एमसीक्यूज आपने याद करने हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एमसीक्यूज का पार्ट। अब थ्योरी का पार्ट आ जाए, तो थ्योरी के पार्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे, उन 2 क्वेश्चन के 3 या 4 पार्ट्स होंगे, एबीसीडी करके। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो थ्योरी के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी उसके अंदर आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है, कोई डायग्राम, जैसे कि कौन सी डायग्राम है वो, ER डायग्राम। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट बता दूं, कोई प्रॉब्लम बता दूं कि इसकी ER डायग्राम क्रिएट करें, ऐसे कर सकते हैं। या फिर मैं एक सिंपल ER डायग्राम बना के दे दूं, मतलब उसमें एंटिटीज बता दूं कि ये एंटिटीज हैं, लाइक टीचर है, फैकल्टी है और स्टूडेंट है। इसको ER में कन्वर्ट करो, तो ER में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि हम उस डायग्राम को एक्सटेंड कर देते हैं, फैकल्टी की 2 ब्रांचेस निकाल सकते हैं, परमानेंट फैकल्टी और टेम्प विजिटिंग फैकल्टी। स्टूडेंट्स की कुछ और ब्रांचेस में उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसमें ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो सकता है। आपने ER के 2-3 लेक्चर्स देख लिए होंगे, तो उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन है हम कि हम किस तरह से ER डायग्राम बनाते हैं, उसमें डिसजॉइंट क्या होता है, उसमें जनरलाइजेशन क्या है, सुपर और स्पेशलाइजेशन क्या है, किस तरह से आप जो है एंटिटीज को आपस में मर्ज करते हैं। ये सारी चीजें सोचते हुए आपको वो डायग्राम बनानी होगी। अब उस डायग्राम के अंदर अगर आपने ओवरलैप यूज किया है, तो आप ओवरलैप को एक्सप्लेन कर देंगे, डिसजॉइंट यूज किया है तो डिसजॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरह से करेंगे। फिर हमारे पास है, जैसे कि ये है क्लास डायग्राम। आप लोगों को मेरे ख्याल से लैब नंबर 6 थी, जिसके अंदर UML डायग्राम्स के हवाले से जो है पूरी लैब है, उसमें क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम और डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी यूज केस डायग्राम और सारी है। लेकिन जो थ्योरी के मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, उसके अंदर सिर्फ क्लास डायग्राम दी गई है, और शायद कोई और सी दी गई है, लेकिन पेपर में मैं क्लास डायग्राम इंक्लूड कर सकती हूँ। क्लास डायग्राम बनाने को भी आ सकते हैं, 2 तरीके हैं, ठीक है। क्लास डायग्राम या तो क्रिएट करने को आ जाएगी, कि आपको कोई कॉन्सेप्ट या कोई टॉपिक का नाम बता दिया जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग आप क्लास डायग्राम क्रिएट करें। क्लास डायग्राम हम क्रिएट क्यों करते हैं कि जब भी हम कोई डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, तो अपने कस्टमर को वही चीज आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए हम ये एक डायग्राम की फॉर्म दे देते हैं। यानी मुझे एक डेटाबेस बनाना है, जिसके अंदर एम्प्लॉयज भी होंगे, डिपार्टमेंट भी होगा, डिपेंडेंट होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, ये सारी मेन चीजें होंगी मेरे पास। अब इन चीजों को रिटर्न में एक्सप्लेन करना, ये पहले पूरी प्रोग्रामिंग करके फिर दिखाना, तो उससे बेहतर क्या होता है, हम इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं। इससे हमारे पास सब चीजें भी सामने आ जाती हैं कि हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं, और ये फंक्शंस हम उसके अंदर बना रहे हैं, या फिर कह लेंगे ये प्रोसीजर्स हम इस एक टेबल के अंदर बनाएंगे, इसके अंदर ये वाला प्रोसीजर बनाएंगे, और ये आपस में किस तरह से लिंक होंगे। डेटाबेस जब डिजाइन करते हैं ना, तो उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो बजाय इसके हम ख्याली पुलाव बनाएं या पेपर वर्क करें, तो पेपर वर्क के अंदर ये हमारा पेपर वर्क है, इससे हमें एक्सप्लेन करना आसान है और हमें खुद समझने में आसान है। अब ये आपस में किस तरह से ज्वाइन हुए होते हैं, इसके अंदर 2 मेन फंक्शन होते हैं, एसोसिएशन और एग्रीगेशन। आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। डिफरेंस पता होने का मतलब कि सिर्फ पता होना चाहिए, ये नहीं कह रही कि उसकी थ्योरी आप याद करने बैठे हैं, या मैं कोई 2 लाइन का या 2 नंबर का डिफरेंस पूछने वाली हूँ। पता होना इसलिए चाहिए कि अगर आप बना रहे हैं, उसके अंदर एसोसिएशन और एग्रीगेशन के थ्रू आपको ज्वाइन करना है, तो हम किस तरह से ज्वाइन करेंगे, सिंबल क्या होगा। और अगर मैंने क्लास डायग्राम बनाने को दी और साथ में बोल दिया कि इसको एक्सप्लेन करो, तो आप उसके कंपोनेंट्स जो जो आपने यूज किए उसको एक्सप्लेन कर सके, बस इस हद तक पता होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लास डायग्राम ये बनी हुई आ जाए, तो आप इसको कैसे से एक्सप्लेन करेंगे, आप बता देंगे कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन है, इसके अंदर ये वाली जो है मल्टीप्लिसिटी है, और ये जिस क्या कहते हैं इसको रिलेशनशिप से बिलोंग करता है,
दोनों किससे कनेक्ट हो रहे हैं, मैनेजर से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय के ये एट्रीब्यूट्स हैं और ये वाले इसके अंदर प्रोसीजर्स है, डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, ये प्रोसीजर्स है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे कोई सिंबल डला हुआ नहीं है प्रोटेक्टेड का, या आप पता है ना प्राइवेट प्रोटेक्टेड हम जो मेंबर्स बनाते हैं या जो एट्रीब्यूट्स बनाते हैं उस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे सिंबल्स नहीं है तो आपसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर सिंबल्स बनने में आ जाए प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, तो वो भी बता देगा, या पब्लिक क्या होता है वो भी बता देगा। मैंने गूगल क्लासरूम के ऊपर एक लिंक शेयर किया है, अभी मेरे पास अगर वो लिंक खुला हुआ है तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। पहले तो मैंने वहाँ पे जो है एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, वर्ड का डॉक्यूमेंट। उसके अंदर बताया गया है हाउ टू ड्रॉ क्लास डायग्राम, यानी वो क्लास डायग्राम जब भी आप कोई ड्रॉ करें तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, ये आपको कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। ये स्क्रीन पे मैं आपसे शेयर कर देती हूँ ताकि यहाँ पे भी आप देख लें और फिर इसको पढ़ लिएगा। ये ड्राइंग क्लास डायग्राम इन्वॉल्व विजुअलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, यानी जो स्ट्रक्चर हम सिस्टम का सोच रहे हैं आप उसको वहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। आइडेंटिफाई क्लासेस, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आपको क्लासेस बनानी कौन कौन सी है। जैसे कि एक स्टूडेंट की क्लास बनानी है और जो है एक फैकल्टी की क्लास बनानी है, इसको कह रहे हैं क्लासेस। जहाँ पे हम एंटिटी का वर्ड यूज करते थे, यहाँ पे क्लासेस का वर्ड यूज हो रहा है। फिर लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड, अगर स्टूडेंट की क्लास बना ली है तो उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि नेम, CMS ID, ये सब चीजें इसके एट्रीब्यूट्स लाएंगे। उसमें मेथड्स कौन कौन से होंगे, आप उसके अंदर कोई मेथड रखना चाह रहे हैं जिससे उसकी एज कैलकुलेट हो जाए या जिससे उसकी फीस कैलकुलेट हो जाए, या जो है और कौन से मेथड हो सकते हैं, रिजल्ट वगैरह, जैसे तमाम सेमेस्टर्स का रिजल्ट आया है तो GPA फाइंड आउट हो सके तो आप कौन से इसके अंदर मेथड्स डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ सब एक्सप्लेन हुआ हुआ है। ठीक है। और जो क्लास डायग्राम बनी होती है उसके अंदर 3 बॉक्सेस होते हैं। जो सबसे पहला वाला बॉक्स होता है उस पर टाइटल लिखते हैं क्लास का, दूसरे वाले बॉक्स के अंदर एट्रीब्यूट्स के नाम लिखते हैं और तीसरे वाले बॉक्स के अंदर प्रोसीजर्स के नाम लिखे जाते हैं। अच्छा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या विजिबिलिटी होगी, डाटा टाइप्स क्या होंगे, वो सब सेकंड बॉक्स के अंदर एक्सप्लेन हो जाता है। आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स, अब आप रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई कर लें किस तरह से, कौन सी क्लास किससे ज्वाइन होगी कौन सी ज्वाइन नहीं होगी। क्रिएट क्लास बॉक्सेस, फिर वही जैसे मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है वो बॉक्स बनाएंगे, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स ऐड कर लेंगे, रिलेशनशिप्स ड्रॉ कर लेंगे और रिलेशनशिप्स के नाम दे देंगे। तो अगर मैं आपको पूरी क्लास डायग्राम ड्रॉ करने को दे दूँ, और वैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको क्लास डायग्राम ड्रॉ करनी है कोई ATM सिस्टम की या ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की, तो वो किस तरह से ड्रॉ होगी कि आप अपने जहन में सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे या पेपर पे कहीं साइड पे लिख लेंगे कि जो है मुझे ये काम करना है। फिर आप बता यही ये बात भी आप अपने पास ही लिख लेंगे कि एट्रीब्यूट्स और मेथड्स कौन कौन से होंगे। जब ये सारी चीजें आप डिफाइन कर लें तो आप जल्दी से क्लास डायग्राम बना दें, उनको आप उसमें लिंक कर लें, बस ये काम करना होगा उसके अंदर। और पेपर देने का तरीका क्या है वो भी बता दूं कि जो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे उसके बाद A या B जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो लिखेंगे, साथ में कोशिश करिएगा क्वेश्चन भी लिखना। ठीक है, इतना अगर आपके पास टाइम कम हो रहा है, ऐसे तो टाइम होगा, फिर भी अगर कम हो रहा है तो हेडिंग कुछ इस तरह से डाल दें कि पता चल जाए क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक। तो एक तो मैंने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया, उसके साथ ही नीचे एक लिंक दिया है, वो जो लिंक दिया है वो जब ओपन होगा तो उस लिंक के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कौन कौन सी आप क्लास डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसको देख लिएगा। ठीक है, अब बाकी डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं जो मैंने आपसे सुबह में शेयर किए हैं। एक है नोट्स पार्ट 1 के नाम से, पार्ट 2 एंड 3 आइए पहले हम 1 को डिस्कस कर लें। नोट्स पार्ट 1 के अंदर यही क्लास डायग्राम का दिया हुआ स्ट्रक्चर, डेटाबेस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस दिया है, इसको जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, चॉइसेस ऑफ डेटाबेस, जब भी हम कोई डेटाबेस चूज कर रहे होते हैं तो किस तरह से चूज कर रहे होते हैं, क्या बहुत सारे डेटाबेस है ना, ओरेकल है और MySQL, MongoDB, इस तरह के बहुत सारे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कॉस्ट किसकी हम बेयरेबल है, जो कॉस्ट हम बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर वो बनाना आसान है लेकिन उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है,
वो भी हमें देखना होगा। हार्डवेयर हमारे पास क्या वो ऐसा हार्डवेयर कंपेटेबल से हमको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, लेकिन वो विंडोज 7 पे या विंडोज 10 पे कंपेटेबल ना हो, उसके लिए कोई और एक्स्ट्रा विंडोज चाहिए या लिनक्स सिस्टम चाहिए, तो हम कौन से अवेलेबल सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे या अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। तो हमें हार्डवेयर भी देखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखना है। फिर डेटाबेस क्रिएशन एंड कन्वर्जन कॉस्ट, डेटाबेस की क्रिएशन पे कितनी कॉस्ट आ रही है, ऑब्वियसली उसके अंदर कोई टीम भी इन्वॉल्व होगी, उस टीम को आपने सैलरी भी पे करनी है, तो वो किस तरह से कितनी कॉस्ट पड़ रही है। तो हम बहुत सारी चॉइसेस के साथ साथ कॉस्ट भी देख रहे होते हैं, और इतनी सारी टाइप्स की कॉस्ट हमारे पास इंक्लूड होती है जब भी हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं। एक ट्रेनिंग कॉस्ट, अगर हमारा जो स्टाफ है वो उस नई जो डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए ट्रेन नहीं है, तो हमें उनकी ट्रेनिंग्स भी करवानी है, तो ट्रेनिंग कॉस्ट भी आपके साथ इंक्लूड हो जाएगी। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट, उस सिस्टम को चलाने के लिए जो ऑपरेशंस डेली बेसिस पे होंगे, तो वो क्या है उनको देखना होगा। फिर हमारे पास डेटाबेस एप्लीकेशन सिस्टम लाइफ साइकिल। डेटाबेस एप्लीकेशन सिस्टम लाइफ साइकिल, इसको आप जरा गौर से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देती हूँ। हाँ सॉरी, वो वाला नहीं बल्कि ये फेसेस, इसको हाईलाइट कर। डेटाबेस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं और इसको फेसेस भी कह सकते हैं। यानी कि जब हम डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से फेसेस हैं, आपको जस्ट एक क्लाइंट ने ये मैं वैसे भी और वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी पेपर की एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ भी बता रही हूँ कि अगर आपको क्लाइंट ने दिया है कि आपको एक डेटाबेस डिजाइन करना है, तो आप डेटाबेस की प्रॉब्लम आपको बता दी है कि हम एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो हम क्या क्या करेंगे, हमारा फेस क्या होगा, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस करेंगे। ये एनालाइज करेंगे कि स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किस किस डाटा को देना या हमें उससे लेना जरूरी है। उसका नाम, CMS ID, सेमेस्टर, बैच, ये सब चीजें तो चाहिए चाहिए, लेकिन वो कौन से कोर्स रजिस्टर होना चाहिए, उस कोर्स का नाम चाहिए। अगर उस कोर्स को डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो टीचर्स के नाम चाहिए। ठीक है, ये हमारा रिक्वायरमेंट कलेक्शन हो गया, एनालिसिस हो गई कि ये हमें पहले हम एनालाइज करेंगे कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हम अपने पास लिखते रहेंगे कि हाँ हमें ये चीजें चाहिए। फिर आता है कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन। अब हम इसको कॉन्सेप्चुअली डिजाइन करना है, नॉर्मलाइजेशन से फेज से गुजरने, नॉर्मलाइजेशन हमने पढ़ी थी। तो हम देखेंगे कि किस तरह के टेबल्स हमारे पास डिजाइन हो सकते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है तो उसको वहां से हटा दें, कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। चॉइस ऑफ डेटाबेस, अब हम कौन से डेटाबेस पे काम करेंगे। चॉइस ऑफ डेटाबेस हमने अभी देखा कि हम क्या क्या चीजें देखते हैं, हम मेंटेनेंस, हम कॉस्ट भी देख रहे होते हैं, कॉस्ट के अलावा हम देख रहे होते हैं हार्डवेयर कंपेटेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। डाटा मॉडल मैपिंग, लॉजिकल डिजाइन, अब हम लॉजिकल डिजाइन उसका क्रिएट कर रहे हैं कि हमें उस पर काम कैसे करना है। फिर फिजिकल डिजाइन के ऊपर आ जाएंगे। फिजिकल डिजाइन से मतलब अब आप कोडिंग की तरफ जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, आपको देखना है कौन किस तरह से आपस में लिंक करेगा। फिर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्यूनिंग, जब आपका पूरा डेटाबेस डिजाइन हो चुका है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस जो है ना वो बहुत टफ होता है। आपने ये सब बना लिया, लेकिन अब जब रन कर रहे हैं तो उसमें बग्स आ रहे हैं, और उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेटेबल नहीं हो रहा है और डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं, फिर उनकी ट्यूनिंग करना। और अगर आपने वो हैंड ओवर कर दिए क्लाइंट के और फिर भी वो सिस्टम वहां पे इशू कर रहा है, तो आपने अपनी टीम को वहां भेजना है, वो चेकिंग करेगी और जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करेगी। ठीक है, तो ये सारे 6 फेसेस होते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन लाइफ साइकिल के, जिससे जो है उनको किसी भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को या डेटाबेस डिजाइनर को गुजरना होता है। 6 फेसेस हमने यहाँ पे एनालाइज किए। अच्छा, यहाँ पे मैंने खाली 6 फेसेस के नाम लिख दिए, लेकिन मैंने इन सबको अलग अलग एक्सप्लेन किया है, तो इसका मतलब यही है कि आपको ये नाम भी याद करने और इनके एक्सप्लेनेशन, एटलीस्ट एक पॉइंट की 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन तो होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट से हटा रही हूँ। और वैसे ही अगर मैं आपकी नॉलेज के लिए साइड से बता दूं, डेटाबेस एप्लीकेशन सिस्टम लाइफ साइकिल क्या है कि सिस्टम डिफाइन, देन सिस्टम को डिजाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है, फिर लोडिंग करनी है डाटा की। अगर आपके पास डाटा ऑलरेडी मौजूद है, ऐसे ऐसा होता है ना कोई सिस्टम्स पहले से चल रहे हैं लेकिन वो कंप्यूटराइज नहीं थे, अब हमने उसको कंप्यूटराइज किया। लाइक हम नादरा की एग्जाम्पल ले लें,
फिर जब पहले एनआईसीज बनते थे तो वो कंप्यूटराइज नहीं थे, लेकिन अमाउंट ऑफ डाटा बहुत ज्यादा उनके पास मौजूद था। अब उन्होंने जब उसको कंप्यूटराइज किया तो उनके पास एक बल्क ऑफ डाटा मौजूद था जो कि उन्हें कन्वर्ट करना था, या जो कि उनको पुट करना था किसके ऊपर, कंप्यूटराइज सिस्टम में डालना था। तो ये भी एक मेजर टास्क था कि उस सारे डाटा को करेक्टली डेटाबेस में इंटर करना। अभी भी कुछ लोगों के इश्यूज आ जाते हैं कि पता चलता है कि उनकी मदर का नाम या फादर का नाम ऐड नहीं हुआ हुआ नादरा के रिकॉर्ड में, या उनकी कोई सिटी गलत डल गई है या नेशनैलिटी गलत डल गई है। तो इस तरह की बहुत सारे एरर्स भी आए हैं, फाइंड आउट हुए हैं। एप्लीकेशन कन्वर्जन, आप किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में काम करते हैं लेकिन हम उससे आपने दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे जाना है क्योंकि उसमें कोई ज्यादा अच्छे एडवांस ऑप्शंस आ गए, तो आप अपना सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, देन ऑपरेशन, फिर उसकी सारे काम होने के बाद मॉनिटरिंग भी जरूरी है। मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस, यानी जब कोई सिस्टम बन जाते हैं हम डायरेक्टली हैंड ओवर नहीं करते बल्कि अपने ही पास सिस्टम्स में उसको रन करके देखते हैं, या फिर क्लाइंट को देते हैं और उनका 1 महीने का या 2 महीने का मॉनिटरिंग फेस रन करते हैं। ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स इन यूएमएल, उसकी दो मेन टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल डायग्राम और बिहेवियरल डायग्राम। बिहेवियरल डायग्राम में हमें स्टेप बाय स्टेप पता चल रहा होता है कि डेटाबेस के अंदर ये किस तरह से एक्टिविटी हो रही है। अब कौन सी, जैसे मैंने एक ट्रांजेक्शन की या मैंने एक क्यूरी एंटर की तो उसमें कहाँ कहाँ चेंजिंग आई, कौन कौन से टेबल के अंदर, ये कहलाता है बिहेवियरल डायग्राम। जो जो डायग्राम्स ये सारी चीजें बताती हैं वो बिहेवियरल डायग्राम्स होती हैं। स्ट्रक्चरल डायग्राम जो कि आपको खाली स्ट्रक्चर बता रही है क्रिएट करना, ये भी डिफरेंट टाइप है, टोटल 9 टाइप्स हैं और उसमें से कुछ स्ट्रक्चरल हैं और कुछ बिहेवियरल। ठीक है। तो क्लास डायग्राम के ऊपर मैंने ज्यादा फोकस किया है, और उसके अंदर लैब के अंदर 3 4 डिफरेंट डायग्राम है, यूज केस और ये सब। यूज केस डायग्राम बहुत अच्छी है, इसको बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन फिलहाल आपके पेपर में क्लास डायग्राम इंक्लूड है। ये इसको मैंने क्लोज किया। अब मैंने एक और डॉक्यूमेंट शेयर किया, नोट्स पार्ट 2 एंड 3 के नाम से। इसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी और ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये सिर्फ दोनों चीजें इसलिए हैं कि जब आप नॉर्मलाइजेशन के रूल्स याद करते हैं, आपने टेस्ट में भी दिए थे, आपको पेपर में भी इंक्लूड हो सकते हैं कि ये इस दिया हुआ चार्ट, इसको नॉर्मलाइज करके दिखाओ और इसके नॉर्मलाइजेशन के रूल्स लिख के दिखाओ। तो उसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का वर्ड यूज हो रहा है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। इसी से हमें पता चलता है कि हमने टेबल जो है वो सही से नॉर्मलाइज किया या नहीं किया। अगर नहीं हुआ वो तो फिर हम सेकंड एनएफ पे जाते हैं, फिर भी नहीं हुआ वो तो हम थर्ड एनएफ पे जाते हैं। क्वेश्चन में मेंशन हुआ कि आपको अपना नॉर्मलाइजेशन चार्ट जो है वो फर्स्ट एनएफ पे ही रखना है या 2 एनएफ पे जाना है या 3 एनएफ पे जाना है। कोई बहुत बड़ा सा वो टेबल नहीं आएगा, कोई शॉर्ट से ही टेबल आएगा, लेकिन उसकी जो अपने नॉर्मलाइजेशन करके देखनी होगी। फिर उसके अंदर डाटा पुट करके देखेंगे कि डाटा में रिपीटेशन तो नहीं आ रही है, टॉमिसिटी है या नहीं है। कुछ पहले हमने एक दो एग्जांपल्स की थी ना, उसमें इस तरह से था कि कोर्स का नाम 2 जगह आ रहा था या जो है सेमेस्टर 2 जगह आ रहा था, तो हमने बोलता नहीं ये नॉर्मलाइज नहीं है, तो फिर हम उसको दोबारा नॉर्मलाइज करके टेबल्स को सेपरेट कर दिया था। आप लोगों ने लाइव काम करके भी दिखाया था। तो ये चीज है, ये रूल्स लिख के करने हैं। अच्छा, अब ये देख लेते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है, कोई भी काम कोई भी ऑपरेशन हम डेटाबेस पे परफॉर्म करें वो ट्रांजैक्शन कहलाता है हमारे पास। ट्रांजैक्शन के जो मेन रूल्स हैं वो क्या है, रीड एंड राइट ऑपरेशन होता है इसके अंदर। जो काम आप कर रहे हैं वो रीड कहलाता है, सॉरी राइट कहलाएगा। और रीड ऑपरेशन क्या करेगा, रीड्स द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्टोर्स इट इन अ बफर इन द मेमोरी। राइट ऑपरेशन क्या करेगा, उस वैल्यू को वापस राइट करवा देगा। दो और फंक्शन होते हैं इसके, कॉमिट एंड रोल बैक। कॉमिट एंड रोल बैक में क्या होता है, आफ्टर ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, तमाम इंस्ट्रक्शंस रन हो गई, अब आपका काम बिल्कुल डन हो गया, आप चाहते हैं जो आपने सारे काम किए थे वो अब परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगे। जैसे अच्छा, ये बीच में वीडियो थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ थे हम, मैं तो बात भूल गई। हाँ, ट्रांजेक्शन पे थे। कॉमिट एंड रोल बैक, फिर रोल कॉमिट कर दिया आपने तो वो चीजें परमानेंटली इस डेटाबेस में स्टोर हो गई। इफ अ ट्रांजेक्शन इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट ऑल ऑपरेशन सक्सेसफुली। अच्छा, फिर कभी बार ऐसे भी होता है आपने ट्रांजेक्शन अपनी तरफ से तो कर दिया, आपको लगा कि सब काम हो गया, लेकिन डेटाबेस में वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो रोल बैक की
जो है फंक्शन वो रन करेगा और वो तमाम चीजें रिटर्न कर देगा। ऑल द चेंजेस मेड बाय ट्रांजेक्शन आर अनडन। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि आपने एटीएम से पैसे निकलवाए और आपके पास स्लिप आ गई कि 5,000 रुपीज आपके जो है अकाउंट से डिटेक्ट हो गए, लेकिन आपके पास 5,000 रुपीज आए नहीं, वो आपके अकाउंट में ही रहे। तो उस पे फिर आप कंप्लेन करते हैं, उसके जो भी कंसर्न लोग होते हैं कि हमारे पास ये स्लिप आई है लेकिन हमारे पैसे नहीं आए। तो फिर वो जो एप्लीकेशन या जो कमेंट या कह लें कि जो मैसेज वो रन करेंगे वो होगा रोल बैक का। वो रोल बैक कर देंगे, वो ट्रांजेक्शन जो है वापस सही हो जाएगी और आपके अकाउंट के अंदर जो पैसे डिडक्ट हुए हुए मेंशन हो रहे हैं वो मेंशन नहीं होंगे और आपकी रियल अमाउंट आपके पास आ जाएगी। तो ये होता है रोल बैक। एसेट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की चार प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी आपको वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, प्रिजर्वेशन, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी ऑफ परमानेंसी। ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं। दैट दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसका क्वेश्चन ना यहाँ मेंशन है, मैं इस हेडिंग को चेंज कर देती हूँ। आपके पास तो डॉक्यूमेंट पहले ही आ चुका है, लेकिन अब मैं नेक्स्ट वालों के लिए, वाई कॉन्करेंसी कंट्रोल इज नीडेड। कॉन्करेंसी क्या होती है कि एक वक्त में डिफरेंट काम हो जाना। Executing a single transaction at a time will increasing the waiting time of the other transaction। एक वक्त में एक ट्रांजेक्शन रन हो रही है और वो कोई अपनी लंबी ट्रांजेक्शन है, तो इससे क्या होगा कि बाकी जो अदर ट्रांजेक्शन आपने करनी है वो होल्ड पे चली जाएंगी। Hence, for increasing the overall throughput and efficiency of the system, several transactions are executed। इसलिए हमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट रन करनी पड़ती है, लेकिन उसमें थोड़ा इशू भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्रांजेक्शन रन करी A+B और एक ट्रांजेक्शन करी A+1, यानी A के अंदर वैल्यू स्टोर थी 100। अब जो A+B अगर पहले चली गई तो 100 के अंदर B वाली वैल्यू ऐड हो गई। उसके बाद आपने कर दिया A+1, यानी कि 101 हो चुकी है A की वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यूज आपस में थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं कि आपको 101 वाली वैल्यू को फॉलो करना था या आपको 100 वाली वैल्यू को फॉलो करना था। तो इसके लिए हमारे पास रूल्स होते हैं कि किस तरह से ये रन होगा, और इसकी प्रिवेंटेशन प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। डेडलॉक भी आ जाता है अक्सर ट्रांजेक्शन में। डेडलॉक का मतलब ये है कि एक ट्रांजेक्शन रन हो रही है और उसको भी वही रिसोर्स चाहिए, जब दूसरी ट्रांजेक्शन रन हो गई उसको भी वही रिसोर्स यूज करनी है। तो या तो दोनों होल्ड में चली जाएंगी या फिर एक लॉन्ग वेट में चली जाएगी और दूसरी रन होती रहेगी। तो डेडलॉक का टॉपिक जब हम कवर करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। Hence, for increasing the overall throughput, अच्छा ये हमने पढ़ लिया। सेकंड, कॉन्करेंसी कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीएमएस। अगर कॉन्करेंसी कंट्रोल नहीं होगी तो बहुत सारी चीजें आपस में मर्ज हो जाएंगी, which ensures the simultaneous execution or manipulation of data by several processes or user without resulting in data inconsistency। Concurrency control provides a procedure that is able टू कंट्रोल कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशन। ये कैसा प्रोसीजर प्रोवाइड करती है कि अगर कॉन्करेंटली या पैरेलली डिफरेंट एग्जीक्यूशन रन कर रही हैं तो आपस में कोलाइड ना करें। द फंडामेंटल गोल ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल इज टू इंश्योर दैट कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शंस डज नॉट रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ डेटाबेस कंसिस्टेंसी। डेटाबेस की कंसिस्टेंसी लॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ट्रांजेक्शन में, आप इसको थोड़ा सा सही से पढ़ लीजिएगा। प्रॉब्लम्स फेस बाय डेटाबेस। अच्छा, अगर कॉन्करेंसी आ जाए तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम और रीड एंड राइट प्रॉब्लम। इनको पढ़ लेगा, इनको बहुत ज्यादा रट्टा लगाने की या याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये दोनों चीजें क्या है। आपको इनके नाम पता होना चाहिए कि इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम अगर हो सकती है, ठीक है। तो ये नोट्स पार्ट 2 एंड 3 आपको दे दिए गए थे, ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब आपको दिया गया नोट्स 4, वो मैं ओपन कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम नोट्स 4। ये स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम है, इससे पता चल रहा है कैसे कैसे ट्रांजेक्शन हो रही है। ट्रांजेक्शन बिगिन हुई तो एक्टिव हो गई, एबर्ट हुई, फेल हो गई, एंड ट्रांजेक्शन तो पार्शियली कमिटेड, कमिट हुआ तो परमानेंटली हो गई। इन सब की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, इसको हम देख लेते हैं। रीड एंड राइट कर रही है जब तक तो वो एक्टिव एक ट्रांजेक्शन।
टी से हमें पता चल रहा है कि स्टार्ट हो रही है ट्रांजेक्शन, इंडिकेट्स दैट ट्रांजेक्शन हैज स्टार्टेड एग्जीक्यूशन। राइट आइटम, ये जो लिखा हुआ है राइट टी एक्स ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, यानी कि इसका मतलब है ओल्ड वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं न्यू वैल्यू से। इंडिकेट्स दैट ट्रांजेक्शन हैज चेंज द वैल्यू ऑफ डेटाबेस आइटम फ्रॉम ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू। कॉमेट इंडिकेट्स दैट ट्रांजेक्शन हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, अब हमने उसको कॉमेट कर दिया, डेटाबेस में उसने चेंजेस कर दिए। इंडिकेट्स दैट ट्रांजेक्शन हैज बीन एबर्टेड, एबर्ट लिखा हुआ है तो उस ट्रांजेक्शन को आपने एबर्ट कर दिया यानी कैंसिल कर दिया। द रिकवरी मैनेजर ऑफ डेटाबेस मस्ट डिसाइड एट व्हाट इंटरवल टू टेक अ चेक पॉइंट। रिकवरी मैनेजर को पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन कब सस्पेंड करनी है, फोर्सफुली कब बफर्स के अंदर राइट करना है, चेक पॉइंट्स क्या है और एग्जीक्यूशन को कब रिज्यूम करना है। तो इस स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम को आप देख लें, आप इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ऐसे कर दें, अगर आपको नेट पे कोई और इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल रही है डायग्राम ऐसी ही बनेगी, एक्सप्लेनेशन चेंज हो सकती है। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसको नहीं ये तो डेडलॉक स्टार्ट हो गया है, इसको रहने दें, इसे तो ऊपर नहीं पढ़िएगा। ये डेडलॉक की जितनी भी चीजें हैं वो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये मिड टर्म यहाँ पे एंड हो गया। और मैंने क्या चीजें शेयर की हैं इसके अलावा, हाँ उसके अलावा पेपर के अंदर क्या इंक्लूड है, कोर्स जो आपने लैब नंबर 1 से 7 तक किए हैं, कोई से भी 2-3 कोड आ सकते हैं, उनकी उनको सही करने के लिए दिया जाएगा। बहुत ही माइनर सी चीजें होंगी, कहीं डॉट नहीं डला हुआ होगा, कहीं सेमीकोलन नहीं डला हुआ, कहीं जो है पैरामीटर जो है सही से जैसे इन आउट है या जो है और कोई और पैरामीटर है वो मेंशन नहीं हुआ हुआ, वो आपको देखना होगा। कहीं पे लूप स्टार्ट हुआ है तो एंड नहीं हो रहा, कहीं पे लूप एंड हो रहा है तो स्टार्ट नहीं हो रहा, ये चेंजेस आपने करनी होगी। कोड डायरेक्टली लिखने को नहीं आएगा, सिर्फ 1-2 लाइन की कोई छोटी सी कोडिंग आ सकती है, पूरा मेन प्रोग्राम बनाने को नहीं आएगा, बल्कि दिया जाएगा आपको उसमें करेक्शन करनी होगी। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न है। आई होप कि इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई अभी भी वीडियोस वगैरह देख लें, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर या आज का जो हमारा ये कह लें कि एक गाइड थी उसको मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ, और आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अल्लाह हाफिज़।